चलिए, रिकॉर्डिंग भी ले लिया मैंने। इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी प्रॉपर हम लोग जल्दी से एक अपडेट ले रहे हैं कि पिछली क्लास में हमने डिस्कवरिंग टट, जो तूतेन खामेन करके इजिप्ट का एक बॉय प्रिंस है, उसके ऊपर एक बात हुई थी। और डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे ये एक चैप्टर था जिसको कि A.R. विलियम्स ने लिखा था साथियों। और ये हमारे किस कैटेगरी से आता है हम लोग देखते हैं, साइंस फिक्शन, जिसको शॉर्ट में साईफाई कह देते हैं, या फिर फैंटेसी लिटरेचर। इन दोनों में से किसी भी टॉपिक में से आप इन दोनों में से किसी भी टॉपिक को आप कह सकते हैं कि ये इसके अंदर था। और हमने इस पर एक बातचीत करी थी, डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स हुए थे, ठीक है। और तो इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़े साथियों, तो हम लोग आज देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पोएम है हमारी, चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन, ठीक है। तो मार्कस नेटन के बारे में अगर हम लोग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हम आ रहे हैं कि मार्कस नेटन इज ए नॉर्वेजियन राइटर, नॉर्वे के राइटर हैं, टू होल्ड्स अ पोजीशन विद न्यूजीलैंड एंड इज द हेड ऑफ हैचेरी इनोवेशंस LMD. He is best known for uh, so he is best known for the book Thief and the Messenger, ठीक है। And Adolescence was also composed by Marcus Netons. In this sonnet, the artist has a better understanding of his lost youth. तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि इस पोएम में जो मेन थीम है वो क्या है, द थीम ऑफ लॉस्ट यूथ। नोट करेगी पूरी क्लास। चाइल्डहुड जो पोएम है उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है वो क्या है, द थीम ऑफ लॉस्ट यूथ, ठीक है। एग्जाम में आएगा। So he wrote a poem called Childhood. The author heartily lost when he had in childhood. 12 years later, he realized heaven did not exist because he had been taught. The subject of the sonnet, just the exercise we get from the section. तो अभी चाइल्डहुड पर हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं साथियों। इससे पहले मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ ले चलता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि ये है आपका ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग इस पर बात करते हैं कि ये पोएम पे जल्दी से आ जाते हैं। तो पोएम एक सनेट है, ठीक है। तो अगर हम सनेट की बात करें साथियों, तो सनेट कितनी लाइन का होता है, PGT लेवल पे क्वेश्चन आता ही है। तो आपको बताइए, सनेट 14 लाइन्स की पोएम है ना। और ये इसकी राइम स्कीम निकालें। अगर हम गो 11 हेवन, ज्योग्राफी, ठीक है, बी डे। तो इस तरीके से कुछ राइम स्कीम आ रही है, ABBCCD, ठीक है। एक सेकेंड ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, ये सोनेट नहीं है, सॉरी। ओके, ये एक्चुअली सोनेट नहीं है चाइल्डहुड ना, थोड़ा गलत बता रहा था मैं। ये एक पोएम है बेसिकली। इट्स अ पोएम अबाउट द लॉस्ट यूथ। लॉस्ट यूथ पर ये एक पोएम है। इंपॉर्टेंट बात ये है। और इसके स्टैंजर्स कितनी लाइंस में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं इररेगुलर स्टैंजर्स हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, इररेगुलर स्टैंजर्स। इररेगुलर स्टैंजर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नोट करेंगे। इस पोएम में जो स्टैंजर्स हैं चाइल्डहुड में, वो इररेगुलर स्टैंजर्स हैं। और राइम स्कीम क्या है मैंने बता दिया आपको, ABBCCD, ये राइम स्कीम है। ABBCCD, ये अपनी राइम स्कीम निकल के आएगी। नोट कर रहे हैं सारे बच्चे।
ठीक है। तो मैंने बताया कि मार्कस नेटन के बारे में मैंने क्या बताया कि बेसिकली पोएट कहाँ से हैं, नॉर्वे से पोएट हैं। और मैंने बता दिया कि नॉर्वे यानी स्कैंडिनेवियन कंट्री है। क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है। और नॉर्वे हम जानते हैं कि नोबेल प्राइज के लिए भी जाना जाता है। नॉर्वे और स्वीडन मिलकर नोबेल प्राइज देते हैं, वर्ल्ड का जो सबसे फेमस पीस प्राइज है साथियों। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो इस पोएम की राइम स्कीम बता दी मैंने, पोएट का नाम बता दिया, पोएट बेसिकली मतलब पोएट की कंट्री बता दी, और पोएट के बारे में बता दिया कि इन्होंने जो है बेसिकली जो है एडोलसेंट पे ये पोइट्री लिखते हैं। मेनली इनकी जो पोइट्री है वो क्या है? एडोलसेंट पोइट्री है। एडोलसेंट पोइट्री को बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग एडोलसेंट पोइट्री कहेंगे। टीनेजर्स के लिए या फिर ट्रांजिशन जब होता है टाइम का, फ्रॉम टीनेजर टू यंग जब जाते, तो उस एज के लिए मेनली इन्होंने लिखा है, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या बता रहा हूं मैं कि इस पोएम में बेसिकली एक लाइन आप बार बार देख रहे हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। सो इफ यू सी दैट इन ईच लाइन देयर इज दिस लाइन, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। तो अगर आप देखेंगे तो ये लाइंस जो हैं ये अपने आप में क्या है? रिफ्रेन का काम करती हैं। किसका काम कर रही हैं? रिफ्रेन का। नोट कर लेंगे, जब किसी स्टैंजा में बार बार लाइंस रिपीट होते जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रेन। नोट करिएगा, रिफ्रेन इज द रिपीटेटिव लाइन इन ईच स्टैंजा। इन ईच स्टैंजा ऑफ अ पोएम। अगर हम इस पोएम में आगे बढ़े साथियों तो हम देखेंगे कि इस पोएम के बारे में वो कह रहे हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द डे when I ceased to be 11, was it the time I realized that hell in heaven could not be found in geography and therefore could not be, was that the day। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखा रहे हैं। और फिर यहाँ पर इस पोएम में वो क्या कर रहे हैं, एक जिसे हम कह सकते हैं कि he is trying to give it a guess। so guess work कर रहे हैं, is trying to predict, ठीक है। तो he is trying to predict and the poem is actually a nostalgic piece on his childhood। nostalgic piece है अपने आप में चाइल्डहुड पर उनके। और खासकर वो कह रहे हैं कि was it the time that I realized that hell and heaven जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसलिए होते नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर फिर वो किसकी बात कर रहे हैं? लॉस्ट मतलब इनोसेंस की बात कर रहे हैं। उनकी इनोसेंस जब खत्म हो गई, क्या वो दिन था जब उनका चाइल्डहुड चला गया? फिर आगे सेकंड स्टैंजा में कहते हैं व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, they talked of love and preached of love but did not act so lovingly। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे पूरी क्लास मेरे को बताएगी कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। मेन पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पर? रिटोरिक क्वेश्चन भी हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो को हम रिटोरिकल क्वेश्चन का भी एग्जांपल कह सकते हैं साथियों। रिफ्रेन तो है ही, रिटोरिकल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स पता होते हैं मगर फिर भी उनको पूछा जाता है। सारे बच्चे चाहें तो लिख लें रिटोरिकल क्वेश्चन, बिल्कुल। तो एक तो ये बात हो गई। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, इस वाले स्टैंजा में आप मुझे बताएंगे was it the time I realized that adults were not all they seems to be, they talked of love and preached of love but did not act so lovingly। कौन सी क्वालिटी है जो चाइल्डहुड में है और जो यूथ या मेच्योरिटी में नहीं है? पूरी क्लास के सामने क्वेश्चन है, इंटरैक्टिव क्लास बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सी क्वालिटी है जो चाइल्डहुड में है
और मैच्योरिटी में नहीं है, सेकंड स्टैंजा को देख के बताएं। सारे बच्चों के सामने क्वेश्चन। दे डोंट प्रीच बट दे प्रैक्टिस बट दे प्रीच। ओके, थोड़ा सा और सोचिए। बेसिकली एयर एक्चुअली ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है वो चाइल्डहुड में है, और वही चीज लैक ऑफ ट्रूथफुलनेस या फिर हिपोक्रेसी जो है वो मेच्योरिटी में आ जाती है। द ह्यूमन बींग्स आर बिकम, दे बिकम मोर हिपोक्रेट, एंड इन दैट सेंस हम कह रहे हैं कि द चाइल्डहुड इज लॉस्ट। ठीक है, एंड इन फर्स्ट स्टैंजा वी कैन से यस, फर्स्ट स्टैंजा में हम ये कह सकते हैं कि सर फर्स्ट स्टैंजा में जो उनकी जो इनोसेंस है उसको दिखाया, चाइल्डहुड इनोसेंट होते हैं, इनोसेंस, इनोसेंस को दिखाया है। इनोसेंस नाउन हो जाता है, इनोसेंट एडजेक्टिव हो जाता है, तो इनोसेंस को दिखाया, मासूमियत को दिखाया गया है इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड थर्ड स्टैंजा में कहता है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone, was that the day? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not use of other people but my own and mine alone। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एक जो मेच्योरिटी है उसको पॉजिटिव वे में दिखाया गया है, और मेच्योरिटी को पॉजिटिव वे में दिखाया गया, और जो चाइल्डहुड है उसको एक थोड़ा सा, चाइल्डहुड में क्या होते हैं, जो मैं क्वालिटी आपको बता रहा हूँ ध्यान से लिख लीजिएगा, ये वर्ड्स आपको ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ मैं। चाइल्डहुड या चिल्ड्रन क्या होते हैं, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, दे कैन बी मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेटिव नहीं, मैनिपुलेटेड, द चिल्ड्रन कैन बी मैनिपुलेटेड। ठीक है, आप उनको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे कैन बी मैनिपुलेटेड बट इन मैच्योरिटी दे आर रैशनल, दे कैन नॉट बी सिंपली यू कैन से मैनिपुलेटेड। सो इन दैट वे यहाँ पर चाइल्डहुड की क्वालिटी को थोड़ा सा गलत, मतलब एक तरीके से वो बताया है कि उनमें थोड़ा सा लैक ऑफ रैशनलिज्म होता है, और यहाँ पर इसकी रैशनैलिटी को इन्होंने प्रमोट किया है। ठीक है, और लास्ट में कहते हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम forgotten place that's hidden in an infant's face, that's all I know। तो फिर फाइनली वो क्या कहता है, it went to some forgotten place, that means forgotten place का मतलब यहाँ पर क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर का यूज कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, forgotten place का मतलब कौन बता रहा है, एग्जैक्टली कौन सी इमेज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर। फॉरगॉटन प्लेस इमेजिनेशन कैसे हो सकता है, बेसिक सा अपना सब लोग अपने माइंड को देखेंगे और बताएंगे कि बेसिकली फॉरगॉटन प्लेस यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, उसका स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज है, यानी कि ऐसी चीजें जहां पर वो भूल गया है, लॉस्ट मेमोरीज आप लिख सकते हैं। फॉरगॉटन प्लेस मीन्स लॉस्ट मेमोरीज, जो मेमोरीज थी उसकी अब वो फेड आउट हो गई हैं। नाउ ही कैनॉट इवन रिकॉल दैट व्हाट एग्जैक्टली वाज बीइंग अ चाइल्ड, बट जब वो किसी, दैट्स हिडन इन, तो यहाँ पर नोट कर लेना फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फॉरगॉटन प्लेस इज यूज्ड फॉर लॉस्ट मेमोरीज, और बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। तो यानी कि इन्फेंट के फेस, यानी कि जो बच्चा है उसके चेहरे पर छुपा हुआ है मासूमियत, तो यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, दैट्स हिडन इन इन्फेंट फेस मींस नाउ दैट हिज टाइम इज गॉन, अब वो दूसरे जो है इन्फेंट के फेस पर, या फिर जो बच्चा है उसके, नवजात शिशु जिसे हम कहते हैं, उसके चेहरे पर दिखाई देता है। तो यानी कि अब इन्फेंट फेस यहाँ पर किसका मेटाफर हो गया, उसके चाइल्डहुड का मेटाफर हो गया। तो यानी कि now he knows that he cannot become a child again। ठीक है, that's all I know। क्लियर, तो ये जो है सिंपल सी पोएम है हमारी, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसकी बात की गई है। ठीक है, अगर हम इसमें फिर आगे आ जाएं तो समरी हमने देखा ही, जो हमने ये जो फाइल आपको भेजी है, in this poem he wonders about the loss of his childhood and innocence, he become conscious that he no longer sees the world and he can sense the hypocrisy in the people। He recalled many instances in his life when he could have lost his childhood, he wondered if it was the day he ceased to be 11। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी है, लास्ट में क्या कह रहा है, नो वन कुड own that he is an individual with his particular personality,
Last stanza, he talks about the whereabouts of his childhood. He concludes that it has gone to some forgotten place, can only be found in the innocent face of an infant. ठीक है, तो ये जो है ये टेक्स्ट आ गया था पोएम का। फिर ग्रोस प्रोसेस ऑफ गोइंग अप, लिटरेरी डिवाइसेस, इसमें रैशनलिज्म, ये सारी चीजें हमने आपको देखो लिख के दी हैं, ABBCCD मैंने बता दिया था। रिफ्रेन, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज दैट द डे, ये दोनों लाइंस में रिफ्रेन है। एंटीथेसिस क्या है, जब टू वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर, जैसे हेल एंड हेवन एंटीथेसिस है। ठीक है, एलिट्रेशन, माई माइंड, देखो यूज कैसे हुआ एलिट्रेशन देखना, माई और माइंड कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है बेटा, तो वह एलिट्रेशन हो जाता है। विच एवर, वॉ का साउंड और वे, फिर से विच एवर वे। इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या है, जब सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, टू यूज विच एवर वे आई चूज, तो ये आपका इन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो ये आपकी पोएम थी जिस पर हमने बातचीत करी थी। और फिर इस पोएम से रिलेटेड जैसे कुछ क्वेश्चंस जो थे, अकॉर्डिंग टू द पोएट्स एडल्ट्स आर हिपोक्रिट्स। ठीक है, हु हैज रिटन द वर्क द बुक थीफ, मार्कस नेटन, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बचे हुए थे पिछली क्लास के, ये हमने इसमें कर लिए हैं। ठीक है, ये आंसर कीज भी आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पोएम की तरफ।